नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग लगने की घटना के दौरान कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने की खबर के बाद सुप्रीम कोर्ट का बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग लगने की घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट का बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बयान जारी कर कहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा से संबंधित घटना के बारे में गलत सूचना और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के बयान में कहा गया है कि जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में तबादला का प्रस्ताव स्वतंत्र है और इसका कथित नकदी बरामदगी की जांच से कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक से पहले ही जांच शुरू कर दी थी। उन्होंने आज ही अपनी रिपोर्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को वो सौंपेंगे और रिपोर्ट की जांच के बाद अदालत आगे की आवश्यक कार्यवाही करेगी। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग लगने की घटना के दौरान कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने की खबर के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का बयान सामने आया है। हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, क्या जानकारी है आपके पास? दरअसल इस मामले में जो सुप्रीम का इन्वॉल्वमेंट है, सवाल सबसे बड़ा होता है क्योंकि ये घटना 14 तारीख की जो जानकारी आई है तो सुप्रीम कोर्ट में जो की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया उसमें घटना के बारे में जिक्र नहीं किया गया। सिर्फ ये कहा गया कि जिस इंसिडेंट की बात हो रही है उस इंसिडेंट में कैश की कोई बात नहीं कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया। अपने इस कल शाम के जो प्रेस नोट थे उसमें ये कह दिया कि जो इनके स्थानांतरण की बात हो रही थी, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बैठक कर इनके स्थानांतरण को प्रस्तावित किया है, ये इस घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। और जहां तक इंक्वायरी की बात है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो पहले ही इनिशिएट कर चुके थे, जो कि 20 तारीख, क्योंकि कॉलेजियम की बैठक इस मामले में 20 तारीख को हुई जिसमें ये निर्णय लिया गया कि इनको पैरेंटल हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा जाए। लेकिन इंक्वायरी उससे पहले सेटअप हो चुकी थी। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में फिलहाल के लिए जो रिकमेंडेशन दी गई है वो रिकमेंडेशन के लिए पैरेंटल जो कोर्ट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट और खुद जस्टिस यशवंत वर्मा को लेटर पहले ही दिया जा चुका है, जिससे वो बताएं कि उनको, क्योंकि रिकमेंडेशन दिए जाने के बाद से पहले जो पैरेंटल हाई कोर्ट है और जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं और जिनका ट्रांसफर किया जा रहा है उससे उनके बारे में उनके विचार मांगे जाते हैं और वो जवाब देंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम तय करेगा कि उनको ट्रांसफर किया जाए या नहीं। अब दूसरी बात पे आते हैं कि जो इस घटना की बात की जा रही है, इस घटना में अभी तक जो चीजें निकल के आ रही हैं सामने, अगर DG फायर की तरफ से बात किया जाए तो जो एक खबर आई थी जिसमें डिनायल दिया गया कि वहां हमारी तरफ से कोई कैश रिकवरी नहीं हुई, क्योंकि इस घटना जो आग की थी उस घटना के बाद जो हैंडओवर था हमने दिल्ली पुलिस को दे दिया था, लेकिन हमने कोई रिकवरी नहीं की। आग बहुत छोटी थी। लेकिन अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया कि घटना के बारे की बात की है, किसी कैश की रिकवरी की बात नहीं की है। और इन हाउस इंक्वायरी दिल्ली हाईकोर्ट के जज की तरफ से की गई है, उससे रिपोर्ट आएगी जो कि कल ही सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जानी थी, वो सौंपी जाएगी। उसके बाद जो चीजें निकल के आएंगी फिर इसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि क्या कॉलेजियम इस पर कोई एक्शन लेता है या नहीं। इट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में किसी तरह की किसी कार्यवाही की बात से इनकार किया गया है। जी विवेक, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। एक और बड़ी खबर आ रही है इसी बीच हमारे पास। बंगले में आग लगने के बाद 15 करोड़ कैश मिलने के बाद चर्चा में आए दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि बंगले में आग लगने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने तीखा असंतोष जाहिर किया है। बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि हम लोग कूड़ेदान नहीं है,
भ्रष्टाचार किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे समय में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट जजों की कमी से जूझ रहा है, यहाँ कई सालों से नए जजों की नियुक्ति नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात कि जजों की नियुक्ति को लेकर बार से कभी सलाह भी नहीं ली जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जज यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। हमारे संवाददाता आलोक सिंह जुड़ गए हैं प्रयागराज से। आलोक, अब इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर के बाद? देखिए, जैसा कि बिल्कुल खबर आ रही है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा जो प्रयागराज के ही रहने वाले हैं, ये पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही न्यायमूर्ति नियुक्त हुए थे और इसके बाद इनका स्थानांतरण लगभग 3 वर्ष पूर्व दिल्ली हाईकोर्ट कर दिया गया था। वहां पर उनके बंगले में आग लगी है और उसको लेकर एक विवाद वहां उत्पन्न हो गया है। इसी बीच उनका तबादला भी जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस पर असंतोष जाहिर किया है, तीखी प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है कि उनके तबादला यहाँ पर नहीं किया जाए। और चूंकि एक विवाद सामने आ गया है और ऐसा विवाद जिसको लेकर बहुत बहस छिड़ गई है, ऐसे में इनका जो स्थानांतरण है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और इनके स्थानांतरण को रद्द कर दिया जाए। लेकिन जो तमाम जांच आ रही है और उसके बाद उसकी जांच रिपोर्ट सामने आ रही है, तो वो जो घटनाक्रम हुआ है दिल्ली में, उसमें अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। लेकिन हाईकोर्ट बाद में उनके इलाहाबाद ट्रांसफर अपना विरोध जताया और इसको लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है। जी आलोक, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बयान जारी कर कहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा से संबंधित घटना के बारे में गलत सूचना और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं और गलत सूचना दी जा रही है, तो ऐसे में बार एसोसिएशन का यह तीखा असंतोष जाहिर करना कहाँ तक सही है? देखिए, जो स्थानांतरण नीति होती है जजों की, वो जैसे हाईकोर्ट का अगर कोई न्यायमूर्ति है तो वो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी होती है वो तय करती है। बार का इससे बहुत कुछ लेना देना नहीं होता है ना। बार को अगर नियमता माना जाए तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का फैसला होता है कि किस हाईकोर्ट जज का स्थानांतरण कहाँ पे किया जाए। लेकिन अब चूंकि मूल रूप से प्रयागराज के ही रहने वाले हैं न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और जो हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष हैं, ये सभी लोग, अनिल तिवारी, ये भी लंबे वर्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और यहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वैसे नियमता तो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें असंतोष और विरोध जताया है इनके प्रयागराज स्थानांतरण को लेके। जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद आलोक। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। अब बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में भाजपा 22 मार्च को उत्तर प्रदेश में बिहार दिवस मनाने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, इसके लिए उन 6 जिलों को चुना गया है जहां बिहार के लोग अधिक संख्या में रहते हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में 22 मार्च को उत्तर प्रदेश में बिहार दिवस मनाए जाने की ताकीद की है भाजपा ने। और अब इसके लिए उन 6 जिलों को चुना गया है जहां बिहारी अधिक मात्रा में रहते हैं। ये आयोजन राजधानी लखनऊ के अलावा वाराणसी, गोरखपुर, कुशीनगर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में होगा। स्नेह मिलन नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार के पारंपरिक व्यंजन भी परोसे जाएंगे। बिहार के ही कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि एनडीए सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई जाएंगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत होने वाले स्नेह मिलन कार्यक्रम में बिहार के प्रदेश में रह रहे लोगों को बुलाया जाएगा। इस आयोजन को भव्य बनाकर बिहार के मतदाताओं को रिझाने की कोशिश भी की जाएगी। इसमें प्रवासी बिहारियों के लिए सम्मान समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामूहिक भोज का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब होने वाले हैं और ऐसे में भाजपा चुनावी मैदान में अपनी तैयारियों के साथ
उतरना चाहती है। इसी को देखते हुए अब 22 मार्च को उत्तर प्रदेश में बिहार दिवस मनाने जाने की ताकीद की जा रही है। वहीं इसके लिए उन 6 जिलों को चुना गया है जहां बिहार के लोग अधिक संख्या में रहते हैं। आपको बता दें कि ये आयोजन राजधानी लखनऊ में होगा और राजधानी लखनऊ के अलावा वाराणसी, गोरखपुर, कुशीनगर और गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में भी किया जाएगा। स्नेह मिलन नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार के पारंपरिक व्यंजन भी परोसे जाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा अपनी पैठ बनाने के लिए एक अच्छी रणनीति को अपनाते हुए बिहार दिवस मनाने जा रही है। आपको बता दें कि हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आनंद, क्या देखा जा रहा है इसको, ये बिहार दिवस मनाने जा रही है भाजपा 22 मार्च को, तो बिहार विधानसभा चुनाव में इससे भाजपा को कितना फायदा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए मार्जी, बिहार की इम्पोर्टेंस क्या है, बिहार के वोटर्स की इम्पोर्टेंस क्या है, इसको इस बात से समझा जा सकता है कि पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जिस तरह से छठ महोत्सव का आयोजन होने लगा है, पूर्वांचल या भोजपुरी महोत्सव का आयोजन होने लगा है, तो ये पता चलता है कि बिहार के जो वोटर्स है, बिहार की जो जनसंख्या है, उसका क्या महत्व है। यही कारण है कि क्योंकि नवंबर अक्टूबर में बिहार में विधानसभा का चुनाव भी प्रस्तावित है। अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो कार्य योजना है उस पर अमल शुरू कर दिया है। और इसी क्रम में क्योंकि आज बिहार दिवस है, तो इस मौके पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। राजधानी लखनऊ में भी इसका आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें संतोष सिंह जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, तमाम जो विधायक हैं बिहार के, वो इसमें शामिल होंगे। और इसके साथ ही साथ लखनऊ के अलावा तमाम जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ एक कार्यक्रम रखे गए हैं, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो नोएडा हो, तमाम जगहों पर कार्यक्रम रखे गए हैं। बिहार के जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं या जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, जो विधायक हैं, तो तमाम लोगों को इसमें बुलाया गया है। और इसके बहाने कहीं न कहीं प्रयास इस बात का जरूर है कि जो बिहार के वोटर्स हैं, जो दूसरे जिलों में रहते हैं, दूसरे प्रदेशों में रहते हैं, उन पर नजर रखी जाए, उनको वोट बैंक के तहत लामबंद किया जाए। तो ये तमाम प्रयास है जो बिहार दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम बीजेपी कर रही है, उसकी पूरी नजर अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर। जी, जमीनी स्तर पर क्या देखा जा रहा है आनंद? विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में भाजपा का आखिर कितना वर्चस्व दिख रहा है बिहार में? क्योंकि राजद वगैरह तो पहले से ही बिहार के इनके बीजेपी के कंपटीशन में है। देखिए माधवी, जो सीधा मुकाबला बिहार में होना है वो स्पष्ट है कि जो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू का गठबंधन है उसके बीच, और आरजेडी जिसको तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं, आरजेडी कांग्रेस और तमाम जो दूसरे दल उनके साथ होंगे, उनके बीच यानी कहीं न कहीं ये आमने सामने का मुकाबला होने जा रहा है। लगातार कई वर्षों से सरकार में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की सरकार उसमें बनी हुई थी। बीच बीच में उठापटक भी हुई जब नीतीश कुमार साथ छोड़कर चले गए, आरजेडी के साथ मिले। लेकिन अब क्योंकि जेडीयू और बीजेपी साथ हैं, अब कुछ ही महीने बाकी हैं बिहार विधानसभा के चुनाव में, तो ऐसी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो वोटर्स हैं, चाहे वो बिहार के अपने फोकस्ड वोटर हैं उनके, या जो बिहार से बाहर रहते हैं बिहार के वोटर्स, उनको लामबंद किया जाए, उन पर नजर रखी जाए। और जो आज का कार्यक्रम होने जा रहा है, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि केंद्र सरकार की तमाम जो विकास योजनाएं हैं उसके बारे में बताया जाएगा, उसका खाका रखा जाएगा। साथ ही साथ जो योगी सरकार के काम काज हैं, किस तरह से कानून व्यवस्था तो योगी सरकार ने हैंडल किया है, विकास के काम को आगे बढ़ाया है, की भी चर्चा इन बैठकों में की जाएगी ताकि उसका असर बिहार में देखा जा सके। जी आनंद, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए धन्यवाद। एक और बड़ी खबर आ रही है हमारे पास में, लूट कांड को लेकर अब बिहार से ये बड़ी खबर आ रही है। तनिष्क लूट कांड के अपराधियों और पुलिस के बीच भारी मुठभेड़ देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, तनिष्क लूटकांड के अपराधियों और पुलिस के बीच में भारी मुठभेड़ देखने को मिल रही है। वहीं कुख्यात चुनमुन को ढेर कर दिया गया है और 3 पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लूटकांड को लेकर बिहार से ये बड़ी खबर है और तनिष्क लूटकांड के अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। वहीं कुख्यात चुनमुन को पुलिस ने ढेर कर दिया है और इसी तहकीकात में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए।
हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दानिश, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला है कि एसटीएफ और अपराधी के बीच में मुठभेड़ हुआ था। जो इस दौरान जो है दोनों तरफ से गोली चली। लूटकांड में जो मुख्य आरोपी है उसको 3 गोली लगी है। एसटीएफ को जो जानकारी मिली थी कि अपराधी जो है अपने साथी के साथ छुपे हुए हैं, वहां पुलिस पहुंची तो उन पर अपराधी की तरफ से गोली चलाई गई, जिसके बाद एसटीएफ और पुलिस ने जो है जवाबी में अपने तरफ से भी गोली चलाई, जिसमें मुख्य आरोपी जो है उनको गोली लगी और उनको अस्पताल में भर्ती किया गया, बट उनकी जो है अस्पताल में मौत हो गई। इधर पुलिस में से भी जो है 2 इंस्पेक्टर और 5 जो है पुलिसकर्मी जो है घायल हुए हैं और इनकी इलाज हॉस्पिटल में चल रही है। जी दानिश, और इस समय पुलिस और इनके बीच में, अपराधियों के बीच में देखी गई है मुठभेड़, तो ऐसे में आखिर पुलिस की तरफ से क्या देखा जा रहा है? 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो चुके हैं इसमें। देखिए, अब बिहार में इस चीज में जो है कल भी पटना के मनेर में जो है पुलिस और अपराधी के बीच में जो है मुठभेड़ चला था, तो पटना पुलिस जो है, बिहार पुलिस जो है वो अपने तरफ से अब क्लियर कर दिया है। जो जिस तरह से अपराधी अपना अंजाम दे रहे हैं उसी तरह से उनको जवाब भी दिया जाएगा। और अगर जरूरत पड़ी तो कुछ देर पहले ही जो है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कह दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग इनकाउंटर भी करेंगे और उनको जवाब में गोली भी चलाई जा सकती है। क्या पुलिस इस तरह के और भी अभियान कर रही है? जी बिल्कुल, एकदम। विपक्ष जिस तरह से संसद पर हमला है अपराध को लेके, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री ने डीजीपी के साथ जो है समीक्षा बैठक की थी, जिसके बाद जो है ये देखा जा रहा है कि बिहार पुलिस जो है पूरी सतर्क है और इस तरह से जो भी घटनाएं, अगर बड़ी घटनाएं होती है उस पर इस तरह से जवाब दिया जा सकता है। जी दानिश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है हमारे पास में नक्सलियों से रिलेटेड। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सली को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। नक्सली डंप से 8 लाख रुपए निकलकर सामने आए हैं। वहीं विस्फोटक सामग्री और साहित्य भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि नक्सली डंप से 8 लाख रुपए मिले हैं। वहीं विस्फोटक सामग्री और साहित्य बरामद किया गया है और गरियाबंद पुलिस का संयुक्त अभियान ये चला था। आपको पहले ही बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहले ही साफ कर दिया था कि हम नक्सलवाद को नहीं झेलेंगे और नक्सलवाद का खात्मा करेंगे, और इसको लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में अभियान चलाए जा रहे हैं। उसी में लेकर ये आगे भारी उपलब्धि मिली है। छत्तीसगढ़ में नक्सली डंप से 8 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और इसी के साथ विस्फोटक सामग्री और साहित्य को भी बरामद किया गया है। हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पीयूष, क्या खास जानकारी है इस समय इसको लेकर के? क्या देखा जा रहा है? नक्सली काफी एक्टिव हैं और सरकार भी अब नक्सलियों पर नकेल कसने जा रही है, तो जमीनी स्तर पर क्या देखा जा रहा है इस समय? देखिए, जमीनी स्तर की अगर बात करें तो अभी गर्मी का मौसम है, पतझड़ चल रहा है, इसलिए अभी फोर्सेस को कामयाबी ज्यादा मिल रही है। हालांकि फोर्सेस लगातार सर्चिंग अभियान कर रही है और चारों तरफ से घेरेबंदी की जो रणनीति थी अमित शाह जी के आने के बाद, जो उन्होंने कोर ग्रुप की बैठक ली थी, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि अब या तो नक्सली हथियार छोड़ दें और मुख्य धारा में आ जाए, नहीं तो गोली का सामना करें। तो अब गोली का सामना उनको करना पड़ रहा है। जो अभी 2 दिन से हमने दर्शकों को अपने चैनल में दिखाया था कि 30 से ज्यादा नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं, उनको मार गिराया गया है। हालांकि हमारे एक जवान की शहादत भी इसमें हुई है। तो घेराबंदी करके अब जंगलों में फोर्सेस पहुंच चुकी है और अगर बरामदगी की बात करें तो सर्चिंग इतनी तेज है कि अभी 8 लाख रुपए कैश पेड़ के नीचे से मिला है। वो भी नक्सली एरिया था पूरा, जो गरियाबंद का उड़ीसा बॉर्डर है, वहां पे ये पैसा बरामद हुआ है। नक्सली साहित्य पकड़ाया गया है और जहाँ पे भी जो 5-7 जिले हैं, जैसे बस्तर के जो जिले हैं और गरियाबंद जो है, यहाँ पे जो सर्चिंग अभियान चल रहा है उसमें हथियारों की भी बरामदगी हो रही है लगातार। और जो इनके खाने पीने के सामान थे उसको रोक दिया गया है। उसके कारण एक नक्सलियों के बीच छटपटाहट नजर आ रही है और नक्सली बैकफुट में नजर आ रहे हैं। माधवी जी पीयूष, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। झारखंड से एक और बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। सत्ता और विपक्ष में अब वार और पलटवार की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची के सिमरटोली में फ्लाईओवर रैंप का निर्माण किया जा रहा है, जो आदिवासी समाज के बीच आक्रोश का कारण बन चुका है।
दरअसल जहां फ्लाईओवर के रैंप का निर्माण हो रहा है वहां आदिवासी समाज का सरना स्थल है। वहीं आदिवासी समाज के द्वारा निर्माण कार्य के विरोध में शनिवार को रांची बंद भी बुलाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिसको लेकर अब विधानसभा सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप देखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से। झारखंड में विधानसभा सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। कृषि मंत्री ने भाजपा पर इशारा करते हुए भड़काने का जहां आरोप लगाया है, तो वहीं भाजपा से गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि अब आदिवासी समाज का हेमंत सरकार से विश्वास उठ रहा है। हमारे संवाददाता अजय सिंह ब्यूरो हेड जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, क्या खास जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं बताऊं कि जो है कल से जो है आदिवासी संगठन जो है सीरम टोली पर के चलते ही जो आदिवासी जो संगठन है वो लगातार जो है हमला कर रही है और उसके विरोध में है आज रांची बंद का आह्वान किया गया है। इस बंदी के दौरान पूरी तरह जो है रांची जो है पूरी तरह बंद है। चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जगह जगह टायर जलाए गए हैं, जगह जगह लोग आदिवासी संगठन जो है सड़कों पर उतरे हैं और उनका कहना है कि आदिवासी धर्म कोड जो है आदिवासी सरना स्थल पर जो है ये उसका अतिक्रमण किया जा रहा है, तो जिसके चलते जो है सरकार जो है पूरी तरह मुस्तैद भी है। लेकिन किसी तरह भी पूरे रांची शहर को अगर देखा जाए तो जहां तहां इवेंट की मैं भी अभी खड़ा हूं ऐसे जगह पर जहां पर किसी तरह का भी कोई भी कहीं भी आवागमन पूरी तरह ठप है। जबकि आज हालत ऐसे है कि आज 12वीं की परीक्षा है, 2-4 और जो परीक्षाएं हैं वो आज है। पूरी तरह लोग परेशान हैं, लेकिन जो है आदिवासी संगठन जो है लगातार चारों तरफ जो है बंदी है, लोग टायर जलाती है और पुलिस जो है मूक दर्शक बनी हुई है। चारों तरफ से एकदम खड़े होकर लोग देख रहे हैं, लोग हाल है बेहाल है, मतलब चारों तरफ अराजकता का जैसा माहौल होता है वैसा माहौल है। जी अजय, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है हमारे पास में। आतंकी ठिकानों का पर्दाफाश किया गया है श्रीनगर में। आपको बता दें कि मध्य कश्मीर के श्रीनगर जिले के बाहरी क्षेत्र दाछी गांव जंगल क्षेत्र के पहली पोरा इलाके में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी ठिकानों का श्रीनगर में पर्दाफाश किया गया है। आपको बता दें कि भांडाफोड़ जब किया जा चुका है, अब आतंकवादी दबिश से पहले ही यहां से भाग निकले हैं। इसके बाद तलाशी अभियान भी चलाया गया। सूत्रों के अनुसार एक खुफिया जानकारी के आधार पर पहली पोरा के ऊपरी इलाकों में आतंकवादी गतिविधियों की सूचना मिली थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी और सेना की 50 राष्ट्रीय राइफल्स आरआर ने इलाके में एक संयुक्त अभियान चलाया था। हमारे संवाददाता शेख दाऊद जुड़ गए हैं। दाऊद, अब इस समय क्या देखा जा रहा है वहां पर? ये कितनी बड़ी कामयाबी है सेना के लिए और कहा गया है कि अभी भाग निकले हैं वहां से आतंकवादी, तो क्या खास जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, आपको बताते चलूं कि साउथ कश्मीर के फॉरेस्ट इलाके में कल फौज को एक सूचना मिली है कि इस इलाके में कुछ मूवमेंट है। उसके बाद फौज ने वहां पे तलाशी कार्रवाई बढ़ा दी गई और जब वहां पे उन्होंने, क्योंकि घना जंगल है, वहां पे डॉग्स को यूज किया और ड्रोन को भी इस्तेमाल किया गया। उसके बाद एक इनपुट मिला है कि यहाँ पे एक हेड आउट है और उसके बाद जब वो हेड आउट के पास पहुंचे तो वहाँ पे छुपे हुए मिलिटेंट ऑलरेडी वहाँ से निकल गए और वो भाग गए वहाँ से। बट उसके बाद वहाँ से कुछ एमिनेशन और कुछ खाने पीने के जो सामान वो रिकवर किए गए हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपी ने वहाँ पे सर्च ऑपरेशन बढ़ा दी गई, क्योंकि देखना ये होगा कि जो छुपे हुए मिलिटेंट वहाँ पे है कहीं न वो इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद शेख। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।